बहुत कम लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर नहीं रहा हूं, लेकिन इस केस में वाई पूर्ण सिंह की हत्या की गई है, मेरा ऐसा अंदेशा है। मैं इस आधार पर बोल रहा हूं कि इस लेवल का अधिकारी आत्महत्या नहीं कर सकता, और खासतौर पर जातिवाद के मुद्दे पर तो नहीं कर सकता, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो नहीं कर सकता। देखो, सबसे पहले तो इसमें आप सब लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक संदेश दिया वाई पूर्ण सिंह ने कि सबसे बड़े पद पर बैठना भी खुशी का पैमाना नहीं है। यानी एक सिपाही की नौकरी के लिए अगर आप करोड़ों रुपया डोनेशन दे रहे हो, लाखों रुपया डोनेशन दे रहे हो, और एक आईपीएस के लेवल पर जाने के लिए आप करोड़ों रुपया भी दे रहे हो, तो उन दोनों केसेस में ये सबसे बड़ी गलती रहेगी, क्योंकि उस पोजीशन पर बैठने के बाद भी आपके मन में शांति नहीं आ रही है और आपको सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। इस गेम में मैं जो समझ रहा था कि डीजीपी जो है मुख्यमंत्री की आंखों में रड़क रहा है, क्योंकि डीजीपी के पास मुख्यमंत्री के राज है, शत्रुजीत के पास, वो जो करीबी है, खट्टर का भी करीबी है। अगर वाई पूर्ण सिंह निपटता है, इधर से समाज में जातीय रंग दिया जा सकता है, समाज को जातीय आधार पर तोड़ने का काम जो बीजेपी का स्पेशलिस्ट माना जाता है, एक तो वो निपटता है। साथ में क्योंकि उसकी पत्नी मुख्यमंत्री के खास काफिले में है, मुख्यमंत्री माइनिंग का धंधा करता है, नायब सैनिक माइनिंग के धंधे में है, पुराना वो है, ये क्या कहते हैं उसे, स्मगलर कह लो आप, रेत का स्मगलर है ये पूरा, तो रेत का धंधा है इसका। डायरेक्ट एनर्जी वेपन में पूरी भीड़ में से किसी एक आदमी को मारना हो, बिना गोली के मारा जा सकता है, यहां तक ले आइए पुलिस वाले। गाड़ी के ऊपर लेजर बीम होती है, लेजर बीम डायरेक्ट आपको मतलब टारगेट करके, बंदे को टारगेट करके इस तरह से मारेगी कि आपकी ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब करके यहीं खत्म कर देगी। संजीव भट्ट अभी भी जेल के अंदर है, और कब जेल के अंदर है वो, लगभग 9 साल। और किस केस में जेल के अंदर है? उसने गोधरा के दंगों की जांच की थी, और उस स्टेट विजिलेंस चीफ था उस टाइम पे संजीव भट्ट। और जब उसने अपनी जांच रिपोर्ट दी, उसमें यह कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीधे सीधे जिम्मेदार हैं गोधरा कांड के। संविधान के बारे में नहीं, किसी चीज के बारे में नहीं नॉलेज दी जाती। आपको ये भी नहीं पता है कि पुलिस का कोई कर्मचारी आपसे रास्ते में चलते हुए ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम कहां जा रहे हो। और यहाँ क्या होता है, हर चौराहे पर नाका लगता है, वो रोकता है, पूछता कहां जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस एक खास एपिसोड के अंदर। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बराड़ा जी मौजूद हैं। अगर हम बात करें, पिछले दिनों हरियाणा के अंदर 2 बड़ी घटनाएं हुई। आईएएस और आईपीएस अधिकारी इतने बड़े लेवल पे जो होते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाकर उनकी सुसाइड करना या आत्महत्या करना बड़ा ही निंदनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए समाज के अंदर। अगर इतनी बड़ी पोस्ट का अधिकारी भी उस पोस्ट के ऊपर जाकर सुसाइड कर रहा है, वो भी जातिवाद के कारण, तो ये हमारे समाज के ऊपर कलंक है। फिलहाल जो हरियाणा सरकार है, वो भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने सीधे-सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोला था कि भई ये सारा मामला भ्रष्टाचार का है। अगर ये मामला भ्रष्टाचार का है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? ये भी सरकार के ऊपर सवाल पैदा होता है। फिर उसके बाद एक एएसआई ने भी सुसाइड किया। उसने केस को ही पलट दिया। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए आईपीएस पूर्ण कुमार के ऊपर। ये सारी चीजें समाज के अंदर क्यों होती है, जातिवाद क्यों होता है और भ्रष्टाचार क्यों होते हैं, कारण क्या है इनका, और सरकार जो सवालों के घेरे में क्यों है, इन सब पर बातचीत करने के लिए ही हम आज इस पॉडकास्ट के अंदर बैठे हैं। आशा है हमारी बातें आपको पसंद आएंगी और समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राहुल भाई। जिस तरीके से हरियाणा में ये हुआ पिछले दिनों, बहुत निंदनीय था। मैंने बात भी करी जनता के साथ इसके बारे में। आपका इसके बारे में क्या सोचना है कि मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी, आपने ये बोला कि कास्ट सही है, जातिवाद सही है, लेकिन जातिवाद के कारण एक आईपीएस अधिकारी को सुसाइड करना पड़ गया। अच्छा देखो राहुल भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं, जातिवाद के कारण एक आईपीएस अधिकारी जो कि इस पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर रैंकिंग जो है वो डीजीपी की है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, एडीजीपी था। इसका मतलब ये हो गया, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि वहां जातिवाद इस लेवल पर है, तो इसका मतलब आप ये कंफर्म कर रहे हो कि बड़े से बड़े अधिकारी भी इस चीज को रोक नहीं पा रहे। जबकि रियलिटी ये है कि वो आदमी पढ़ा लिखा था, संविधान पूरा पढ़ा था, उस आदमी ने सिविल सर्विसेज रूल भी सारे फॉलो कर रखे थे, देखे थे,
पुलिस एकेडमी में कानून सारा पढ़ाया जाता है कि किसी के साथ समाज में अन्याय हो रहा हो तो उसको कैसे लड़ना है। तो क्या उस एडीजीपी को नहीं मालूम था कि उस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से कैसे लड़ना है? और अगर उस आदमी को भी नहीं पता था तो आप उम्मीद कैसे करोगे कि गांव के अनपढ़ आदमी जो हैं या फिर जो गरीब आदमी है वो लड़ लेगा फिर इसमें? ये एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि समाज अपने आप को कमजोर महसूस करे कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए आदमी भी अपने लिए न्याय नहीं मांग पा रहे या न्याय नहीं ले पा रहे या न्याय नहीं छीन पा रहे या न्याय नहीं करवा पा रहे अपने साथ। तो ये इस वजह से हम भी नहीं कर पाएंगे। ये परसेप्शन बहुत गलत है। ये समाज में एक अवधारणा हाँ बनी बनी, मैंने को ऐसी ये बनाने की कोशिश है, नहीं बनी। मैं मान रहा हूं कि ये नहीं नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये समाज को तोड़ने की साजिश है सरकारी। मैं क्यों कह रहा हूं ये? देखो, सबसे पहले तो इसमें आप सब लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए एक संदेश दिया वाई पूर्ण सिंह ने कि सबसे बड़े पद पर बैठना भी खुशी का पैमाना नहीं है। यानी एक सिपाही की नौकरी के लिए अगर आप करोड़ों रुपया डोनेशन दे रहे हो, या सॉरी लाखों रुपया डोनेशन दे रहे हो, और एक आईपीएस के लेवल पर जाने के लिए आप करोड़ों रुपया भी दे रहे हो, तो उन दोनों केसेस में ये सबसे बड़ी गलती रहेगी, क्योंकि उस पोजीशन पर बैठने के बाद भी आपके मन में शांति नहीं आ रही है और आपको सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ रहा है, और वो भी अकेले नहीं। कुछ कहते हैं कि खर्चे नहीं चलते हैं, खर्चे की तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है आईपीएस के साथ में। और खर्चे बांटने के लिए उसकी पत्नी आईएएस है, और सिर्फ आईएएस नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री की खास उस पैनल के अंदर शामिल है जो विदेश दौरों पे गया हुआ है। इसका मतलब पावर के सबसे ऊपरले पायदान पर बैठे होने के बाद भी सुसाइड करना पड़ रहा है। तो मैं किसान लोगों से ये कहूंगा, फिर कर्जे के कारण तो कम से कम सुसाइड ना कीजिए, उसका तो एक समाधान किया जा सकता है, जनता सरकार मोर्चा के पास उसका समाधान है। दूसरी बात, जो ये कोशिश की है इन लोगों ने जातिवाद का रंग देने के लिए, मैं आपको एक बात आज स्पष्ट बता रहा हूं और सभी लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो भी दिखाया जाता है वो सारा का सारा जानबूझकर झूठ होता है। झूठ झूठ होता है, तथ्य के अलावा, आंकड़ों के अलावा, बल्कि आंकड़ों का भी मैनिपुलेशन होता है, वो झूठ होता है। और वो झूठ समाज में एक खास तरह की मानसिकता को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। अब आपको मैं इस खेल को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। इसमें बीच में आपको रोकना चाहूंगा मैं। हाँ, अब हम सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं। मैं जातिवाद पे आ रहा हूँ ना। हाँ, जातिवाद को प्रोपेगेंडा बना करके मीडिया हाँ, हमारे ऊपर थोप रहा है। एक बात और है ना, हाँ फिर उसके बाद जो एएसआई है रोहतक वाले संदीप लाठर जिन्होंने सुसाइड किया, हाँ, उन्होंने इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखो ना, कि इन्होंने सिर्फ जातिवाद अगर भ्रष्टाचार आरोप है और एडीजीपी रैंक पर भ्रष्टाचार है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री को उसकी जानकारी ना हो, डीजीपी को उसकी जानकारी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीआईडी इतनी फेल है। अगर भ्रष्टाचार के बारे में एएसआई संदीप लाठर को सब कुछ पता है तो सीआईडी को नहीं पता है, इसका मतलब सीआईडी फेल है। इसका मतलब सीआईडी सिर्फ किसानों की सीआईडी कर रही है, वो तो सिर्फ हम जैसे लोगों की सीआईडी कर रही है। यहां पर मेरे थाने में मेरी सारी जानकारी लेने के लिए, असंध के थाने में तो सारा होम मिनिस्ट्री तक आके बैठी हुई है, और ये लोग जो हैं अपने एडीजीपी की इंक्वायरी नहीं कर सकते कि उन लोगों ने, उसने क्या भ्रष्टाचार किया था। मैं आपको एक एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आपको, मीडिया को, देश को, सरकार को ये बात समझ में आए कि मैं क्या एंगल दे रहा हूं। देखिए, आत्महत्या कब हुई? जब वहां पर उसकी पत्नी अवेलेबल, मतलब मौजूद नहीं है, और वो कहां है? विदेश दौरे पर, यानी पत्नी पर तो सवाल ही नहीं उठ सकता है। फिर किस पे आरोप लग रहा है? डीजीपी पे, शत्रुघ्न कपूर पे। कौन है शत्रुजीत? सॉरी, कौन है वो डीजीपी? वो डीजीपी वो व्यक्ति है जिसने पंजाब के किसानों के ऊपर आक्रमण करके बुलडोजर चलवा के उनका धरना खत्म कराया था। अगर आपको ना पता चले, इसका मतलब पंजाब, जो पंजाब के बॉर्डरों पे जब किसान बैठे थे अभी पिछले वाला टल्लेवाल वाला आंदोलन है, हाँ, उस आंदोलन को तोड़ने का, उस आंदोलन को खत्म करने का, और उनके ऊपर अटैक करके वो सारे के सारे ट्रैक्टर उनके उठाना, ट्राली उठाना, वो उसी शत्रुजीत का ही काम था।
पब्लिक डोमेन में भी ये बातें हैं कि शत्रुजीत कपूर जो केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर जी हाँ। उनके नजदीकी रहे हैं। ठीक है बात। इसका मतलब ये हो गया, नजदीकी रहने का क्या मतलब होता है भाई? नजदीकी रहने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सेटिंग है कहीं पर तो उसका एक हिस्सा मंत्रालय को जाता है, ये सबको पता है। नीचे से लेके ऊपर तक हर कर्मचारी को, सिपाही से लेकर डीजीपी तक सबको पता है। और चाहे माइनिंग के केस में है, सड़क के ऊपर है, आरटीओ का हफ्ता जाता है, जितना पुलिस थानों से हफ्ता जाता है, जो मलाईदार पोस्ट होती है उसका जो हफ्ता जाता है, जितना शहरों में होता है जहां ये पब वगैरह क्लब वगैरह होते हैं वहां से जो हफ्ता जाता है, रेडी पटरियों से जो हफ्ता जाता है, दुकानदारों से जो हफ्ता जाता है, इनकम टैक्स वालों का जो हफ्ता जाता है, ईडी का जो हफ्ता जाता है, और इन दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स का जो हफ्ता जा रहा होता है, उसमें हिस्सा होता है हर एक बड़े अधिकारी का। ये बात खुद के अंदर के अधिकारी बोलते हैं। यहां भ्रष्टाचार का तो लेवल ये है कि अगली डेट देने के लिए जज का रीडर भी 200 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए लेता है अगली तारीख को बदलने का, अपने हिसाब से देने का, लंबी देनी है कि छोटी देनी है। अर्थात भ्रष्टाचार तो मालूम है मुख्यमंत्री को भी और केंद्रीय मंत्री को भी। खट्टर ने बोला है कि इसमें भ्रष्टाचार है, इसका मतलब खट्टर ने यह मान लिया कि वो निकम्मा है, उसकी सरकार निकम्मी है, सैनी बेवकूफ है, उसे पता नहीं चलता है कि मेरी सरकार में बैठा एडीजीपी रैंक का आदमी भी भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर भ्रष्टाचार ये मुद्दा है तो वो मान रहे हैं कि हम फेलियर हैं, हम बेवकूफ हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा, हम नकारा हैं, नपुंसक हैं। ये उन्होंने खुद कह दिया। लेकिन यदि यह जातिवाद का मुद्दा है तो क्या पढ़ा लिखा आदमी अपनी जातिवाद के मुद्दे पर अपने अधिकारों को एक्सेस नहीं कर सकता? क्या वो अपने अधिकारों को मतलब एड्रेस नहीं कर सकता? क्या वो वहां अपने लिए मांग नहीं सकता कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है? न्याय नहीं मांग सकता? और अगर वो भी नहीं मांग सकता तो फिर आम नागरिक के बारे में तो आप भूल ही जाइए। अब आता है अगला स्टेप, अगले नंबर पर जो मैं बात कह रहा हूं आपको कि रियलिटी क्या है। उनकी पत्नी है आईएएस और ये आत्महत्या होती है उस वक्त जब वो सीएम के काफिले के साथ विदेश पे गई है। इसका मतलब उनके ऊपर आरोप नहीं लग सकता, इसका मतलब उनको कोई दोषी ठहरा नहीं सकता। रिवॉल्वर से गोली मारी, अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मारी। से नहीं है, इसने संदीप लाठर ने। नहीं, हाँ संदीप लाठर ने तो गोली मारी है खुद को। हाँ, ठीक है ना। आईपीएस वाई पूर्ण ने जो गोली मारी है खुद को, वो उसके पीएसओ की रिवॉल्वर थी जिसको भ्रष्टाचार के केस में फंसाया गया, इनका आरोप लगाए गए। मतलब सर्विस रिवॉल्वर ही है। हाँ हाँ, मतलब कहने का मतलब किसी ना किसी सर्विस रिवॉल्वर है। हाँ। अब मैं ये कह रहा हूं कि उस व्यक्ति ने पीएसओ की रिवॉल्वर से गोली मार ली। उसका पीएसओ भी फंसा हुआ था ना भ्रष्टाचार केस में। उसके पीएसओ ने भी ये बात पब्लिक डोमेन में है कि भाई जो उसका पीएसओ है उसने आईपीएस वाई पूर्ण के नाम पे मंथली ली थी और ये बात एएसआई संदीप राठौर को पता थी। राहुल भाई मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, पुलिस डिपार्टमेंट में तो, पुलिस के बारे में तो एक बात मशहूर है, समझदार आदमी बोला करते हैं कि इन लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना इनकी दुश्मनी अच्छी होती है। और जो ये बोलते हैं उसमें सच कहीं नहीं होता है। मतलब बहुत कम लोग खानदानी होते हैं जो सामाजिक भी हैं, जो रियलिटी को अपने लोगों के सामने रख देते हैं और जिनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है इस बात का कि सिस्टम क्या कर रहा है और वो अपना ईमानदारी से अपना काम करते रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, मैं उनकी बात कर नहीं रहा हूं। लेकिन इस केस में वाई पूर्ण सिंह की हत्या की गई है, मेरा ऐसा अंदेशा है। ऐसा मतलब किस आधार पर बोल रहे हो आप? मैं इस आधार पर बोल रहा हूं कि इस लेवल का अधिकारी आत्महत्या नहीं कर सकता और खास तौर पे जातिवाद के मुद्दे पर तो नहीं कर सकता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो नहीं कर सकता। देखो, आप यदि ईमानदारी की कसमें खाते हो, इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैंने अभी सुबह जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे एक बात पता चली, जो एसआईटी गठित की गई है उसकी हत्या को, उसका केस के लिए, उसमें एक अलग चीज निकल के, जब उसने अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी है, एसआईटी शक कर रही है कि गोली की जो ट्रेजेक्टरी है, जो कोण है, जो एंगल है, मैं भी वही कहने वाला था, और फायर की जो रेंज है, सामान्य जो खुद सुसाइड करते हैं, खुद गोली लगाते हैं ना, उससे पैटर्न थोड़ी अलग है वो। हाँ। और यह जांच बैलिस्टिक एक्सपर्ट से करवाई जा रही है। मैं आपको ये बता रहा हूं
अगर कोई दूसरा आदमी भी कनपट्टी पे रख के मारेगा वो, और खुद आदमी अपने कनपट्टी पे रख के मारेगा वो, दोनों केस अलग अलग रहते हैं, दोनों के एंगल अलग अलग जाते हैं, और उसी से मालूम पड़ जाएगा। और मुझे पूरा का पूरा यकीन, पहले दिन से मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, मेरे फोन में आप चेक कर लेना, वो वीडियो पहले ही बना रखी है मैंने डाली इसलिए नहीं कि इतनी वाट लगेगी मेरी पुलिस डिपार्टमेंट मेरा को, क्योंकि अब मेरा तो मामला है नहीं, मैं इसमें कोई जांच कर नहीं सकता, तो कुछ खामखाई कुछ भी बोलने का कोई तुक बनता नहीं है, तो फिर चुप रहना ही बेटर है। तो मैं ये कह रहा था कि इस गेम में मैं जो समझ रहा था कि डीजीपी जो है मुख्यमंत्री की आंखों में रड़क रहा है, क्योंकि डीजीपी के पास मुख्यमंत्री के राज है, शत्रुजीत के पास, वो जो करीबी है, खट्टर का भी करीबी है। अगर वाई पूर्ण सिंह निपटता है, इधर से समाज में जातीय रंग दिया जा सकता है, समाज को जातीय आधार पर तोड़ने का काम जो बीजेपी का स्पेशलिस्ट माना जाता है, एक तो वो निपटता है, साथ में क्योंकि उसकी पत्नी मुख्यमंत्री के खास काफिले में है, मुख्यमंत्री माइनिंग का धंधा करता है, नायब सैनिक माइनिंग के धंधे में है, पुराना वो है, ये क्या कहते हैं उसे, एक्सटॉर्शनिस्ट काइंड ऑफ, कि स्मगलर कह लो आप, रेत का स्मगलर है ये पुराना, तो रेत का धंधा है इसका। आप ये सीधा आरोप कैसे लगा रहे हो बिना किसी तथ्य के? नहीं, सारी जगह मालूम तो है, सबको तो पता है कोई मेरी अलग से थोड़ी ना है मेरे भाई, आरोप नहीं है ये, एक्चुअली इसका माइनिंग का ही तो धंधा है, वहीं से तो 2 नंबर का पैसा कमा करके भाजपा को दिया करता था, आरएसएस को फंडिंग करता था, वहीं से तो इसको टिकट कैसे मिलती थी, इसको वैसे ही तो मिलती थी इसका वो। और फिर वाहियातपने में तो 1 नंबर का है ही है, वो तो आप देखते ही हो कितना वाहियात है, मतलब। और मैं तो देख रहा था खट्टर को कि जब संदीप लाठर के मौत के ऊपर वो जाते हैं, और जाने के बाद में जब उसने देख लिया कि पूरे समाज में सीधे पोस्टमार्टम के उस पे जा रहे हैं, सीधे समाज तो इकट्ठा हो गया, और समाज यदि इकट्ठा हो गया तो भाई बात तो बनेगी नहीं, ये तो इनके जाल में तो फंसेंगे नहीं, फंसे हैं नहीं, तो उन्होंने क्या किया भाई, वाइफ उसके संदीप लाठर की पत्नी को दे देंगे हम नौकरी, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हम चलाएंगे, मतलब ब्लड मनी दिया और मामला शांत कर दिया, मतलब आपके बच्चे की जान गई, आपको कुछ मिल गया और आप शांत हो गए, कसूरवार तक जाने की किसी को पड़ी नहीं है। आप ये भी देखो ना, संदीप लाठर के परिजनों ने तो मतलब वो 1 या 2 दिन रखा बस सब अपने घर पे, उसका मामला 2 दिन में सरकार ने शांत कर दिया, आश्वासन दिया उनको। लेकिन वाई पूरन की पत्नी उनके शव को मतलब 7 या 8-9 दिन तक लेके बैठे रही, उनका फैसला मतलब सरकार के पास भी कोई ऐसा फैसला नहीं था कि भाई उनको शांत कर सके, उनको समझा सके, उनको आश्वासन दे सके। भाई उनको क्या और समझाना सरकार था? ने अपने हर एक अधिकारी को, हर एक अपने नीचे काम करने वाले को, जिस तरीके से भी प्रशासन के बंदे भेजे, किसी की भी नहीं मतलब सुनी गई। अरे भैया जी, ये सारा का सारा सरकार की शय पे ही हो रहा था। जिस तरह से रोहतक के अंदर जाति के नाम पर लोग इकट्ठे हुए, जिस तरह से देश के अंदर अलग अलग जगह पर सरकार समर्थित आंदोलनकारी खड़े हुए और इसको जातीय रंग देने का काम किया, उसमें खुद सरकार चाह रही थी कि ये लंबा खींचे। आप इस पॉइंट को समझिए ना मेरे दोस्त। फिर इसको हम 2 तरीके से भी देख सकते हैं। हम्म पहले ये 7 या 8 दिन चला है जातीय आधार पर, फिर एएसआई की मौत मतलब आत्महत्या होते ही ये चल गया फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ना, अभी फिर भी जातीय रंग देने की कोशिश की बहुत सारे लोगों ने इसको, जो अपने आप को जाटों के हितैषी कहते थे, उन लोगों ने फिर बीड़ा उठाया। आत्महत्या करने वाले संदीप लाठर को उन्होंने भगत सिंह के बराबर लाके खड़ा कर दिया। नहीं, भगत सिंह का नाम उसने खुद उस वीडियो में बोला था क्या कि भाई मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूँ। भगत सिंह के बराबर ला दिया ना फिर उन्होंने तो, कि भाई हमारा तो नया भगत सिंह जो है वो लाठर है, क्योंकि उसने अपनी शहादत दी है भ्रष्टाचार से लड़ते हुए। इससे अच्छा तो वो किसी भ्रष्ट अधिकारी को मार के जेल में जाकर के शहादत देता, वो ज्यादा बढ़िया था। कम से कम भ्रष्टाचारी कम तो होता, उसके मरने से तो उसका परिवार तो रुड़ गया। अरे वो जेल में भी होता तो ये क्रांतिकारी उसको उसके घर पे उसका खर्चा तो ओटी लेते, उसके घर वालों पे तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता, आदमी तो जिंदा रहता कम से कम। कत्ल के इल्जाम में 15 साल 20 साल रह के बाहर आ जाता और बोलता कि ठाट से बोलता कि मैंने भ्रष्टाचारी खत्म किया था, मैंने को थोड़ी किया था भाई। जो भगत सिंह ने तो केवल बम फेंका था। इसमें भी पेच है, हाँ, इसमें भी पेच है। अब आरोप तो उसने उनके ऊपर लगा दिए थे कि भाई वो भ्रष्टाचारी वो ये है, लेकिन उसकी आत्महत्या का मेन रीजन तो उसने पूरी वीडियो में कहीं बताया नहीं, मैं सुसाइड क्यों कर रहा हूं मैं। भाई वो सुसाइड नहीं किया है, वो भी कत्ल है। स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है जब पार्टियां ज्वाइन कराई जाती हैं और जब लोगों को मारा जाता है,
आपको नहीं मालूम है यार कितने ताकतवर लोग हैं, मुझे पता है। आपके बच्चे की कनपटी पे बंदूक रख के आपसे कुछ भी लिखवाया जा सकता है। आपका बच्चा वहां पढ़ता है, तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे ये लिखना पड़ेगा। अगर ऐसी धमकी आ जाए तो आप क्या करोगे? और आपको सच में यकीन हो इस बात का कि वो कर देंगे ऐसा काम, तो क्या करोगे आप? और पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए पुलिस के आदमी को, एसएचओ के लेवल के आदमी को मालूम है ये कितने खतरनाक लोग हैं, कितनी पावर को एक्सेस करते हैं, क्योंकि देश की जनता अपनी पावर एक्सेस नहीं करती है, क्योंकि वो लोग नहीं बोलते हैं इनके खिलाफ। इसलिए पता है उनको कि हम लोग गोलियां बरसा देंगे। डायरेक्ट एनर्जी वेपन तक ले आए हैं ये। डायरेक्ट एनर्जी वेपन में पूरी भीड़ में से किसी एक आदमी को मारना हो, बिना गोली के मारा जा सकता है, यहां तक ले आइए पुलिस वाले। ऐसे कैसे? गाड़ी के ऊपर लेजर बीम होती है, लेजर बीम डायरेक्ट आपको मतलब टारगेट करके, बंदे को टारगेट करके इस तरह से मारेगी कि आपकी ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब करके यहीं खत्म कर देगी। और आपको पता भी नहीं, कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि आपके यहाँ लैब ही नहीं है, पोस्टमार्टम ही नहीं है कि कैसे मरा। वो फिर हार्ट अटैक से मर गया? किसी भी तरह से मर गया, बोल रहा अचानक डेथ हो गई, वो तो क्या है उनको। अब आपको पोस्टमार्टम के लिए आप जबरदस्ती तो कर लेते हो, अंदर डॉक्टर को थोड़ी बताया कैसे मरा, ऑटोप्सी भी कर लो तो भी तो ही मालूम है। भाई आपके पास उसी चीज की टेक्नोलॉजी है, उसी को जांचने का तो पैमाना होगा ना, जो आपकी आपकी बनाई हुई है, आपको सिखाया गया है। फिर आपका कहने का ये मतलब है जी भी एएसआई संदीप कट्टर है उसको भी इसको भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है, मतलब मारा गया है, मैं ये कह रहा हूं। इसमें एक बात ये भी सामने आती है इसमें दो तीन काम हो रहे हैं ना, मैं जो बात आपको पूरी कह रहा था कि जब एडीजीपी आत्महत्या करने की बात आ रही है, उसकी आत्महत्या की बात आ रही है, तो वो फेवर में है सरकार के, वो पॉइंट्स फेवर में है सरकार के, और सरकार उसको लंबा खींचना चाहती है, उसके माध्यम से समाज में वैमनस्य फैलाना चाहती है, उसके माध्यम से समाज में अशांति फैलाना चाहती है, दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, और मुद्दों पर लेकर, इस मुद्दे पर लेकर आना चाहती है। और भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा, यदि मतलब उनकी पत्नी को भी न्याय नहीं मिलेगा अगर, है वाई पूर्ण सिंह की पत्नी को, फिर तो आप भूल ही जाइए ना। मतलब इसके सारे के सारे तो, सारे पहलू तो सरकार के फेवर में जा रहे हैं। एक तो राजदार चला गया, ठीक है, खेल का राजदार चला गया। एक आदमी के मरने से दूसरे के ऊपर आक्रमण होता है, तो शत्रुजीत के ऊपर अटैक होकर के शत्रुजीत भी काउंट, मतलब अब शत्रुजीत मान लो बोलेगा मुख्यमंत्री को या फिर खट्टर को बोलेगा कि बचाओ साहब अब मैं फंस रहा हूं, अब वो उसके ऊपर एहसान टेकेगा कि तेरे वो पुरानी कारनामे हैं, देख ले, अब तू तू मैंने बचाया है तो तेरे को फिर। ये बहुत नॉर्मल होता है कि फेवर के बदले फेवर चलता है राजनीति के अंदर, इसी तरह से होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, हम्म जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हम्म। गुजरात के भी काफी सारे आईपीएस और आईपीएस ऑफिसर भी मतलब एक न जाने किस तरीके से संजीव मतलब भट्ट अभी भी जेल के अंदर है। हम्म, संजीव भट्ट अभी भी जेल के अंदर है, और कब जेल के अंदर है वो? लगभग 9 साल से। और किस केस में जेल के अंदर है? कि उसने उस टाइम पे वो स्टेट विजिलेंस का ऑफिसर था। में फेक एनकाउंटर सा कुछ सिस्टम ना था ना 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 ना, उसने गोधरा के दंगों की जांच की थी, और उस स्टेट विजिलेंस चीफ था उस टाइम पे संजीव भट्ट। और जब उसने अपनी जांच रिपोर्ट दी, उसमें ये कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीधे सीधे जिम्मेदार हैं गोधरा कांड के। वो रिपोर्ट उसने सौंप दी। अब उससे नई रिपोर्ट के ऊपर साइन करने के लिए बोला गया, जिसमें यह कहा गया कि तुम्हें नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देनी है। उसने ये कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया, और ये कॉम्प्रोमाइज करने से मना करने के बाद फिर उसको एक केस के ऊपर उलझाया गया, क्या कह करके कि तुम कभी किसी टाइम पर एसएचओ थे, तुम्हारे होते हुए एक केस के अंदर अ, अ, किसी बंदे की, किसी आरोपी की हवालात में मौत हो गई थी, तुम्हें उसका आरोपी बनाया गया है, जबकि ना उसने गिरफ्तारी की थी, ना उसने जांच की थी, ना उसने क्वेश्चनिंग की थी, ना कोई इंक्वायरी में शामिल था, लेकिन उसको शामिल करके उसको अंदर कर दिया। और आज तक हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी इतनी औकात नहीं है कि उसका हक, जो उसका हक है बेल, वो उसको दे सके। 9 साल से जेल में बंद है। आप सोचिए, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है तो उसको किस लेवल तक प्रताड़ित करते हैं। उसका घर किस लिए तोड़ा गया मालूम है? बुलडोजर ला करके संजीव भट्ट का घर सिर्फ इसलिए तोड़ा गया कि पड़ोसियों ने शिकायत की है कि हमें हवा नहीं आती, इसके घर के इस कोने की वजह से आधा घर तोड़ दिया टाउन प्लानिंग वालों ने। सोच सकते हैं आप ये? बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाए, रात सुबह सुबह 5 बजे बुलडोजर आ जाए, घर को तोड़ के चले जाए, और आपको प्रताड़ित किया जाए, आपको ह्यूमिलिएट किया जाए,
आपको मारा जाए, आपकी पेंशन रोक दी जाए, आपका पैसा रोक दिया जाए और आपकी ये सब क्यों है? मान लो कोई बड़े अधिकारी हैं, उनको फंसाया जाता है या फिर वो फंसते हैं या फिर वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो मतलब इनको एंगलों को सरकार किस तरीके से देखती है? देखो, मतलब सरकार का एक ही टारगेट है, मौजूदा परिस्थिति में नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना और भविष्य के लिए रास्ता बनाना, अपना परसेप्शन ना बिगड़ने देना और कोई भी नागरिक जागरूक ना हो पाए इस बात को सुनिश्चित करना। जागरूक ना होना नागरिकों का इसका मुख्य कारण है। आप देखो, आपको बच्चे को किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में संविधान पढ़ाया जाता है क्या? क्या आपको कभी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बताया जाता है कि आपके क्या-क्या अधिकार हैं? ये तो मैंने इसकी रील बनाई थी। मेरी भी यही थिंकिंग है हाँ। कि हमें कहीं भी संविधान के बारे में नॉलेज नहीं दी जाती। संविधान के बारे में नहीं, किसी चीज के बारे में नहीं नॉलेज दी जाती। आपको ये भी नहीं पता है कि पुलिस का कोई कर्मचारी आपसे रास्ते में चलते हुए ये भी नहीं पूछ सकता कि तुम कहाँ जा रहे हो। और यहाँ क्या होता है, हर चौराहे पर नाका लगता है, वो रोकता है, पूछता कहाँ जा रहा है। मतलब इतना बुरा हाल है। हम आम नागरिक को यह भी नहीं मालूम होता कि पुलिस वाला उससे ये नहीं पूछ सकता कि तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे पुलिस वाला पूछता भी है। फिर वो आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर सकता जब तक आप कोई ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हो। ठीक। हुँ, तीसरा, मतलब अननेसेसरी के, जैसे आपके पास आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है हुँ, या फिर आप कहीं पर आपकी गाड़ी की पार्किंग खराब है। हुँ। क्या आपको मालूम है कि वो जितना भी पैसा लूटा जाता है वो सरकार की ट्रेजरी में नहीं जाता है, चालान का 1 रुपया भी? फिर चलाने पैसा कहाँ जाता है फिर? देख लो कहाँ जाता है। आप बताओ आप। प्राइवेट एंटिटी के पास जाता है। अच्छा, ट्रैफिक का जो डिपार्टमेंट है वो प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट कंपनी जो की तरह ट्रैफिक बिहेव पुलिस है करता है। जो ट्रैफिक हाँ, पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस है। क्या आपको पता है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनी है इस देश के अंदर? स्मार्ट सिटी? प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, नहीं मालूम है? और बता देता हूं, जितने भी नए शहरों में प्रोजेक्ट है उसी कंपनी के अंडर हो रहे हैं। मालूम है? नहीं नहीं मालूम। पता ना? करनाल स्मार्ट सिटी 10 लाख रुपए से स्टार्ट हुआ था, कैपिटल से। कितने करोड़ रुपए का हो चुका है नहीं मालूम है? जितने चालान कट रहे हैं, जितने टाउन प्लानिंग वालों के कट रहे हैं, जितना पैसा अब वहां आ रहा है, सरकार नाम, भारत सरकार नाम की चीज खत्म हो रही है और अब स्मार्ट सिटी उभर रहा है। स्मार्ट सिटी का प्रोपेगेंडा इतना बड़ा है, आप सोच नहीं सकते हो। पूरा सिस्टम प्राइवेट कंपनी स्मार्ट सिटी के अंडर आ रहा है, यानी स्टेट कॉर्पोरेशंस अब एक कॉर्पोरेशन चलिए, बन रहे हैं। ठीक है। मतलब हाँ, मैं ये सिर्फ इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नागरिकों का अनजान रहना ही उनकी ताकत है और नागरिक अनजान रहें, उनके पास इंफॉर्मेशन गलत जाती रहे, इसके लिए मीडिया का निर्माण किया गया है। मीडिया में जो परसेप्शन वो डालेंगे वही परसेप्शन लोगों की बनेगी, ये उनको मालूम है। चलिए इसलिए किसी किसी भी वारदात के ऊपर उनके बयान जो आते हैं उन्हीं बयानों को आप आधिकारिक बयान बोलोगे। बाकी असलियत जो हम जैसे बोल रहे हैं उसको तो आप केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलेंगे। और इसीलिए यही कारण है कि उनके लिए हम जैसे लोग ही सबसे बड़ा खतरा रहते हैं। तो मतलब अगर समाज की बात करूँ मैं, हम्म। समाज इन दोनों घटनाओं से हम्म। एक तो जातीय तौर पे बँट गया और मतलब शुक्र है कि हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर होता, जातीय था, जैसे 2016 में हुआ था। सब लोग ये बोल रहे थे कि भई मतलब लोगों ने मतलब इसकी वो करी लोगों के बीच में कि भई आप शांत रहो, अभी कुछ मत बोलो, दंगे होने के चांस हैं। शुक्र है भगवान का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर भ्रष्टाचार, जैसा कि मैं मानता हूँ कि जो एएसआई संदीप लाठर जो कह के वो गए हैं, अगर एडीजीपी रैंक का कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, तो मतलब तो फिर तो न्याय की उम्मीद छोड़ ही सकते हैं हम भ्रष्टाचार के मामले में, कभी तो अरे करता है। भ्रष्टाचार कभी खत्म ही नहीं हो सकता। आपने ये अगर शब्द क्यों बोला? अगर वो करता है, ये अभी तो पूरा का आरोप ही पूरा है, डिपार्टमेंट ही अभी तो आरोप ही है भ्रष्टाचार ना। के उस पे टिका है भाई, त्रिकोण पे टिका है। उनका तो आधार ही भ्रष्टाचार है। पुलिस की स्थापना 1860 में जब हुई थी, आईपीसी 1861 में जब हुई थी, मतलब आईपीसी आया 1860 में हुँ, हुँ, और पुलिस एक्ट आया 1861 में। हुँ। उसकी स्थापना में ही भ्रष्टाचार है ना, स्थापना में ही करप्शन है। कैसे? पुलिस की स्थापना, पुलिस एक्ट जो बना था हुँ। वो केवल क्रांतिकारियों को दबाने के लिए ही तो अंग्रेजों ने बनाया था। 1860 1861 में तो अंग्रेजों के शासन चला रहे थे, अंग्रेज चला रहे थे ना व्यवस्था को।
तो इनके तो मूल में ही क्रांतिकारियों का दमन है। और सीआईडी, केवल 2-3 काम है पुलिस के, आपकी सीआईडी करना, जांच करना, आपका दमन करना और सिस्टम के कंट्रोल में पब्लिक को रखना, केवल यही काम है। बाकी दिखाने के लिए बैनर पे लगा देते हैं सेवा सुरक्षा सहयोग, जो कि एक नौटंकी है। आम पब्लिक बता दे, कमेंट में लिख के बता देना आपको आपकी कैसी सेवा होती है, वो सबको पता है। पुलिस की सेवा का क्या मतलब है, कैसी वो सुरक्षा करते हैं उसका मतलब है, और सहयोग कैसा करते हैं वो मतलब है। मतलब इतने लिच्चड़ हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन लिखनी हो और आप उनसे खाली कागज मांग लो, तो बोलते हैं हमारे पास नहीं है, सामने दुकान है स्टेशनरी की, वहां से ले आओ। और जब बंदा लेने चलता है तो एक काम करिए, एक पूरा रिम ले आइए, और वो रिम ले आते हैं और उधर कागजों में चढ़ा देते हैं कि हम खरीद के ले आए। इतना इस लेवल पर लिच्चड़ लिच्चड़ बना दिखाते हैं ये लोग, पुलिस वाले। हाँ। और पुलिस वालों का अगर देखना हो तो नाके, जो स्टेट के नाके हैं वहां, आरटीओ के नाके हैं वहां 10-10 रुपए में ईमान बिकता है इनका। ट्रक वाले 10 रुपए पकड़ा के जाते हैं, 10 और 20 रुपए में। मतलब नस नस मेरे में। को मेरा कोई दोस्त है, ये लोग एक ट्रक में जा रहे थे कहीं पे, हाँ। और रास्ते में नाके तो लगे ही होते हैं इनके। ये काट दियो रवि का नाम। ऐसी जगह तो कौन सा एक ही रवि है दुनिया हाँ में? हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर दो जहाँ से अब बोल लूंगा मैं, ठीक है। मैं तो नहीं काटता, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। चलो मान ले रवि नहीं बोला था, हाँ। ठीक है बात, ये मेरे को बताई भी इसने थे, हम कहीं जा रहे थे हाँ हाँ कि जो ट्रांसपोर्ट, ये जो पुलिस वाले नाके लगा के रखते हैं, ये कहीं शायद दूसरे प्रदेश में थे, ट्रक पे थे ये। अब शायद इनकी या तो पता नहीं इन्होंने कोई नियम तोड़ा है, वैसे ही नाका था उनको दे के जाने, अधिकार है उनका, भी दे वो के, लेते ही है, सेटिंग है उनको हर दे एक के के जाने साथ। थे पैसे। इन्होंने हाँ बताया कि भाई वो स्टार्ट हुए थे 5,000 रुपए से, हाँ 5,000 रुपए स्टार्ट होते हैं, सिर्फ 5 रुपए दे के गए इनको। मैं भी कह रहा हूँ। और एक और कमाल की बात बताऊं मैं आपको, मतलब इतना मतलब वो है कि भाई आप 5,000 रुपए आप मांग रहे हो और फिर आप 5 रुपए में मान जाते हो, क्योंकि इनके पास थे ही 5 रुपए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने 5 जानबूझ के दिए, इनके पास थे ही नहीं पैसे। ये बोले कि हमने सिर्फ 5 रुपए पड़े थे, हमने वो दे दिया, इतने में ही मान गए। मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ। मतलब मैं अगर अकड़ अकड़ जाऊं और अपने अधिकारों के लिए बोलने लगूं तो मेरे से कोई रिश्वत नहीं ले सकता। लेकिन मैं अगले आदमी की औकात चेक करता हूँ कि कितनी औकात है। अमृतसर में मैं एक बार गलत साइड पे चढ़ गया, वहां पे वन वे दिखा नहीं मुझे, एक पुल है वहां, वन वे ही है वो, और मैं गलती से चढ़ गया वहां। और ऊपर स्पेशल एक पुलिस वाला खड़ा हुआ, उसने मुझे रोक लिया। उसने बोला आप रॉन्ग साइड हो। मैं कहा भाई रॉन्ग साइड कैसे पता लगेगा मुझे? बोला ये तो वन वे है। मैं कहा कहीं लिखा नहीं होगा? तो वहां बोर्ड लगा हुआ है। भाई मुझे नहीं नजर आया, और शायद भीड़ की वजह से नजर नहीं आया, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो पहली बार आया हूँ शहर में, नहीं भाई ऐसे तो चलेगा नहीं। मेरी पत्नी मेरे साथ में थी, तो मैं बोला, मैं कहा देख बात सुन, आ तो गया ही हो, 2 रास्ते हैं, या तो मैं अब यहाँ से वापस जाऊं तो उधर चला जाऊंगा, फिर आगे से आ जाऊंगा, आधा रास्ते आ गया हूं मैं, मुझे आगे जाने दे। चालान करेगा तो भी जो मैंने कर दिया है वो तो कर ही दिया है, तो चालान से तो वो अनडू तो होगा नहीं। तो थोड़ा बहुत तेरा फायदा कुछ करना है तो बता दे, चल जल्दी कर फिर दे और निकल। तो मैं कहा पूनम देना 10 रुपए देना। हो 10 रुपए देना? मैं कहा और कितने दूंगा? 100 रुपए दे कम से कम। पागल है क्या? मैं यार 10 रुपए से ऊपर की औकात थोड़ी है तेरी, दारू पी रखी है तूने। उसने दारू स्मेल आ गई मुझे, वो खड़ा था, तो मैंने कहा दारू पी रखी है तेरी, 10 रुपए से ऊपर की औकात थोड़ी है सरदार जी, ये गलत बात है। फिर बोला ना ना 50 रुपए से घट नहीं मिलूंगा। माँ पूनम 10 रुपए दे निकाल गया, अब पूनम पास 10 रुपए थे नहीं, गलती से 20 निकले आए। मैंने 20 लेके, 20 नहीं मैं कहा 10, मैंने जैसे ऐसे किया और झपट्टा मार के निकल गया। ये 20 मिल रहा है, ये निकल, नहीं तो ये 10 देगा। ये हालत है भाई, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं किस लेवल पे है। रूटीन में चेक करो ना आप, ये नाके लगा के बैठते हैं, इनका पर्पस क्या है नाकों का? कोई आपका बचाव सुरक्षा थोड़ी ना है। त्योहार से पहले ऐसे नाके लगा के बैठते हैं जैसे वसूली है। मतलब वर्दी में आदमी खड़ा हुआ एकदम गुंडा दिखता है, और पॉकेट में यहाँ पे नेम प्लेट होती है, कंपलसरी होती है, पॉकेट को ऐसे ऊपर कर लेंगे, उसमें फोन डाल लेंगे। आम नागरिक को यही नहीं पता है, वो उससे पूछेगा तेरी टॉपी कहाँ है, उससे पूछ ले तेरी टॉपी कहाँ है, तेरे को यहाँ खड़ा होने का, तू वहां एंट्री करवा के आया है क्या, हाजिरी रजिस्टर के अंदर जो मतलब रवानगी लिखवा के आया है क्या? और उससे ये पूछ लो कि ये जो नेम प्लेट है ये ऊपर क्यों उठाई हुई है, वीडियो बना लो खाली, ये नेम प्लेट ऊपर क्यों उठाई है, नीचे क्यों नहीं है? पता ही नहीं आम नागरिक एक्सेस करने का, इसलिए वो उसी का फायदा उठा करके आपको रगड़ते हैं। एफआईआर एक ऐसी चीज है, उसका मतलब ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, कि एक आदमी थाने में आया, उसने पुलिस के सामने ये अपना बात रखी, अब पुलिस को एज इट इज वो लिखनी होती है, ये नियम है।
उसको लिखनी ही है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी ये पुलिस करेगी। आपकी एफआईआर ही नहीं लिखी जाती, एफआईआर लिखने का ही पैसा लेते एफआईआर हैं। से पहले एक एप्लीकेशन नाम की चीज बना दी जो हाँ, ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल ही नहीं भी है। एप्लीकेशन दो हाँ, फिर एफआईआर फिर लिखेंगे। एफआईआर लिखेंगे। ये उस एप्लीकेशन के दम पर दोनों पार्टियों से पैसे वसूल लेते हैं और समझौता पंचायत में करवा देते हैं। ये तो रूटीन में आप देख रहे होगे, रेगुलरली ये नहीं तो चलता फिर है। ये तो कहीं बात चलो सही भी आता है, मान लो आप कानूनी पचड़े में ना पड़ो, अगर पंचायती तौर पर समझौता इसका हो मतलब तब भी ये अच्छा हुआ होता है। कानूनी पचड़ा आपको न्याय देने के लिए नहीं बना, वो पचड़ा है। ये आप ही कह रहे हो, पचड़ा है। मतलब आपके सामने एक ऐसी व्यवस्था फैला दी जहां बोल रहे हैं आपको न्याय देंगे, लेकिन असल में वो पचड़ा है। और आप पचड़े में ना पड़ो इसलिए उसको इतना पचड़ा बना देते हैं, इसलिए उसको इतना कचरा कर देते हैं, ताकि आपको इतना लंबा केस खींच देते हैं कि आप आखिर में पंचायत पे, अगर आपने आखिर में पंचायत में ही समझौते करने हैं तो इन हरामखोरों की जरूरत क्या है? अगर समझौते आपने भाईचारे में ही करने हैं तो फिर ये कौन होते हैं समझौते कराने वाले? पुलिस के लठ के डर से समझौता कर रहे हो, इससे बड़ी बेवकूफी तो हमारी कुछ भी नहीं। चलो हम ये जो जिस टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा करने की आज बात बोली थी कि जो समाज में जो हुआ पिछले हरियाणा में 15-20 से 1 महीने के अंदर जो हुआ, वो अगर ना होता तो क्या होता? कुछ और होता। इन लोगों ने तो प्लानिंग कर रखी है आपका ध्यान भटकाने के लिए। अभी दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद कृत्रिम बारिश करवाएंगे। 5 साल पहले, मैं 4 साल पहले जब किसानों के आंदोलन के दौरान 2020 में मैं गांव-गांव जाया करता था, तो मैं उस दौरान गांव वालों को ये बोला करता था, इन्होंने 1945 से एक ऐसी टेक्निक बना रखी है जिससे ये बारिश करवा सकते हैं, और जो आदमी बारिश करवा सकता है वो बारिश रुकवा भी सकता है। तो चाहे ऐसा आपके क्यों? ऐसा क्यों? जो बारिश कर सकता है और रुकवा भी सकता है? बारिश होती किस वजह से है? पानी है नीचे, बस बनकर ऊपर जाता जो हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि उस पानी के वाष्प को इकट्ठा करके, संघनित करके, केमिकल के माध्यम से एक जगह पर इकट्ठा करके बादल बना के उसको बरसाया जा सकता है। तो ऐसे केमिकल अवेलेबल हैं जहां पानी के उस वाष्प को इकट्ठा किया जा सकता है, या ऐसी टेक्निक अवेलेबल है कि उसको इकट्ठा करके बादल का रूप बनाया जा सकता है। तो ऐसी टेक्निक भी तो है कि बादल को हटा के दूर भेजा जा सके, क्योंकि एक तरफ जाना आता है तो दूसरी तरफ आना भी तो आता है। जो सीढ़ियां नीचे जाती है भैया वही ऊपर आती हैं। अगर एक काम आता है, अगर आपके मोबाइल से इंफॉर्मेशन उधर जा रही है तो उधर से यहां भी आ सकती हैं। इसको समझना है आपको दोनों साइड का। तो मैं इसीलिए इस बात को कह रहा था कि जब मैंने उनको ये बोला कि बारिश करवाई जा सकती है, तो मुझे कुछ गांव वाले मेंटल बोला करते थे कि देवेंद्र तो हो गया पागल, इसको तो उल-जुलूल बातें आती है। ये कोई भगवान जैसे थोड़ी हो गए कि बारिश करवा देंगे। और मैं इनको ये बोला करता था कि जिस दिन ये बात तुम्हारे सामने आई तब तुम क्या करोगे? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये आने वाले टाइम में आपके लिए बता रहा हूँ मैं कि ये मैंने तब बोली थी, और ये मैं बात 2020 से बोल रहा हूँ, और अभी तक ये नहीं हुई है, इसलिए लोगों को ये बेवकूफाना लगेगी, लेकिन ये हो चुका है। मोबाइल के ज़रिए आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। आपको छत से कूदने के लिए मजबूर किया जा सकता है मोबाइल के जरिए। यानी मोबाइल आपके पास यहां रखा हुआ है, यहां से ऐसी रेडिएशन लाई जा सकती है कि आपको डिप्रेशन में डाला जा सकता है। आप देख लो, अजीब लगेगा ना? ये तो वैसे एक वो खेल आ इसीलिए ये बात बोली है कि एक वो गेम वो तो आ ब्लू व्हेल आता था, जिसमें वो तो गेम के जरिए टास्क दिया जाता था आत्महत्या करने का, वो अलग कहानी है। खाली कुछ भी मोबाइल में नहीं आया हुआ है, कोई कुछ मैटर नहीं है, सिर्फ मोबाइल रखा है, रखे होने से आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है ऐसे में। करेंगे ना, जिनको मारना है उनको मार देंगे। जिनके पास 5G है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, वाईफाई घर में लगा हुआ है, जिसको चाहेंगे उसको एक ही झटके में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आएगी। जितनी भी डायोड वाली चीजें हैं, जिसमें एलईडी जिसमें लगा है, किस किस में लगा, आपकी गाड़ी में, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, आपके ट्यूब में, आपके यहाँ तक के फ्रिज में भी अब एलईडी देने लग गए हैं। फिर सुनो, सबसे पहले तो फिर ये आपको मारेंगे क्योंकि आपके पास 5-5 अच्छे मोबाइल है। नहीं, मेरे को कैसे मारेंगे? अभी थोड़ी अगर ये मारेंगे। टेक्नोलॉजी आ गई तो अभी आई हुई है ये, अभी इसको एक्सेस बड़े लेवल पर नहीं किया, अभी एक्सपेरिमेंटल दौर पे दिखा रहे हैं मैं ये तो कहूँ सबसे पहले तो आपको मारेंगे वो तो क्या, मैं तो छोड़ने वाला हूँ इसको, साल भर में सारे मोबाइल, गाड़ी सब छोड़ दूंगा। अच्छा कोशिश ये है।
फिर काम कैसे चलेगा आपका? मैंने काम इससे थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो जागरण का काम कर रहा हूँ, तो अब साथियों को और तैयार कर रहा हूँ। 500 लोगों की ट्रेनिंग है अभी 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक वर्धा में, और बल्कि 30 नवंबर को राजीव दीक्षित भाई का जन्म दिवस और पुण्यतिथि इकट्ठा होता है, तो हम लोग उसको व्यवस्था परिवर्तन संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं जनता सरकार मोर्चा वाले, और वहीं से हम संकल्प लेके निकलेंगे और पूरे हरियाणा में 500 साथी 7,000 गाँव में उतरेंगे, एक-एक गाँव के अंदर अपनी टीम तैयार करने के लिए। तो ये तो हम पहले से करें, वो हो निकल जाएँगे, फिर हमारा कम्युनिकेशन मैनुअल होगा, फिर फ़ोन वगैरह तो मैं छोड़ ही दूँगा उसके बाद। अच्छा। तो मतलब जब हम गुरुकुल के लिए यात्रा पे निकलेंगे, हुँ। जो हमारा जो शिष्य कुल है उसके लिए यात्रा पे निकलूँगा, उस यात्रा पे निकलने के बाद फिर छोड़ देंगे। वो लोगों का क्या रहा? कह रहे एडमिशन लेने वाला है लोगों में। ले लिया वो पत्नी ने ले लिया है, अच्छा। बेटे का अगले साल बीए ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, हुँ। और उससे 1 साल पहले मैं लूँगा, मतलब 5 ईयर वाले में लूँगा, अच्छा। और जब उसकी पूरी होगी बेटे की, तो उससे अगले साल मेरी पूरी होएगी, चलो ताकि इस मैं सबसे जूनियर हूँ। इस चर्चा को यहीं पे एंड करते हैं। जी, जी। दोस्तों काफ़ी चर्चा करी हमने जो हुआ हरियाणा में जो ये आईपीएस अधिकारी हैं और जो एएसआई हैं, उनके आत्महत्या के मामले में इस समाज का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और सरकारें किस दिशा में काम कर रही हैं, इन चीज़ों के पीछे किसका हाथ था, हो सकता है, और तमाम चीज़ों के बारे में बातें करी। अगर आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, सही लगी हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। जोहार, जय बिहार। जोहार।